बोल दीजिए बनारस के डीएम से कि मैं खुद इस मामले की सुनवाई करने जा रहा हूं। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। किससे कहा, क्यों कहा, किस मामले में कहा, विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही आज एक बेहद महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा होगी जिससे देश का गोदी मीडिया घोंटने का काम कर रहा है। जो खबर देश के लिए आज सबसे बड़ी होनी चाहिए उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कहीं थोड़ी बहुत खबर है भी तो बड़ी चालाकी के साथ एक बड़ी हकीकत को छुपा लिया जा रहा है। ये मामला भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की एक महिला जासूस के जाल में फंसकर एक बड़े अधिकारी और कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति ने पूरे देश के साथ धोखेबाजी की है। बेहद आसान भाषा में पूरी बात आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और भक्तों को जरूर दिखाइएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन महाशय को लपेट दिया है, इस पर भी बात करेंगे और अंत में बात करेंगे पीएम मोदी के तगड़े वाले भाषण की। बात नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करेंगे। आप बस ध्यान से सुनते जाइए। और हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, वो भी तब तक जब तक आप जनता हमारे साथ है। हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के भरोसे नहीं चलते, हमें आपके साथ की जरूरत है। हमारा काम पसंद आए तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात देश की सुरक्षा पर कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो व्यक्ति मंच पर खड़े होकर बोलता हुआ दिख रहा है, सर पर काली टोपी, तन पर सफेद शर्ट और नीचे खाकी पैंट। हालांकि नीचे वाला इस तस्वीर में नहीं दिख रहा होगा, मगर इतने से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, आरएसएस की वर्दी में है ये साहब। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर 2018 की वीडियो क्लिप में जिस वक्त ये भाषण दे रहे हैं, मंच पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी मौजूद हैं। यानी कि यदि मंच पर आरएसएस प्रमुख की मौजूदगी में कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो आरएसएस में उनकी भूमिका को आसानी से समझा जा सकता है। अर्थात एक बात तो स्पष्ट हो गई कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर आरएसएस में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। अब इनके द्वारा किए गए देश हित के महत्वपूर्ण कार्य को जरा सुन लीजिए। मुंबई की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप ने भारत की मिसाइल ब्रह्मोस, अग्नि 6, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, रुस्तम, राफेल, एके फायर आर्म्स, अस्त्र, मिसाइल डिफेंस ड्रोन, इन सब की खुफिया और महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान की महिला जासूस ज़ारा दास गुप्ता को दे दिया है। आसान भाषा में कहें तो भारत की इतनी सारी मिसाइल्स के बारे में जिनमें राफेल का सिस्टम का भी जिक्र है, ड्रोन भी शामिल है, इन सब की खुफिया जानकारी इन्होंने पाकिस्तान की जासूस को दे दिया है। अखबारों में बाकायदा पाकिस्तानी जासूस और डीआरडीओ के वैज्ञानिक के बीच की बातचीत को प्रिंट किया गया है। भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में पाकिस्तानी जासूस ज़ारा पूछती है कि बेब, मैंने सुना है कि तुम इस पर काम कर रहे हो। कुरुलकर कहते हैं कि हाँ, मैं इस पर काम कर रहा हूं। आगे सारा पूछती है कि कब तक काम पूरा हो जाएगा। कुरुलकर कहते हैं कि अगले कुछ सप्ताह में। ज़ारा ने फिर लिखा कि आप इसे एयरफोर्स को देंगे या आर्मी को। इस पर जवाब दिया जाता है कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों को दिया जाएगा। फिर ज़ारा कहती है कि इसका मतलब टेस्टिंग और ट्रायल पूरा हो चुका है। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर चर्चा करते हुए ज़ारा ने पूछा कि क्या ब्रह्मोस भी तुमने ही बनाया था? ब्रह्मोस तो बहुत खतरनाक वाला है। कुरुलकर कहते हैं कि मैंने कुछ शुरुआती डिजाइन और रिपोर्ट बनाई थी। फिर सारा कहती है कि बेबी, हवा में लॉन्च करने वाला वर्जन है ना ये, जो हमने पहले डिस्कस किया था। कुरुलकर कहते हैं कि हाँ, स्पेसिफिक डिटेल्स है। अखबार ने बाकायदा लिखा है, वेब को ब्रह्मोस पसंद है। यानी कि एक पाकिस्तानी महिला जासूस ने डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक जिनके तमाम वीडियोस आरएसएस के कार्यक्रम में भाषण देते हुए उपलब्ध हैं को अपने हनी ट्रैप में फंसा लिया और भारत की खुफिया जानकारी हासिल कर लिया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप ने पाकिस्तानी महिला जासूस की आशिकी में मिसाइल के सीक्रेट को लीक कर दिया। विनायक दामोदर सावरकर जी का स्मृति दिवस मनाते हुए वैज्ञानिक प्रदीप, लगता है सावरकर जी के सभी समर्थक एक जैसे ही होते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप का नाम पाकिस्तानी जासूसी में आया था। साहब आरएसएस के सदस्य हैं। इनके द्वारा अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी कई मिसाइलों की जानकारी लीक हुई है। अगर इस कांड में किसी मुसलमान का नाम होता तो गोदी मीडिया उसे आतंकवादी साबित कर देता। कल्पना करके देखिए ये मामला कितना बड़ा है, कितना गंभीर विषय है ये, कि भारत की मिसाइलों और हथियारों की जानकारी पाकिस्तान की खुफिया जासूस को दे दी जाती है, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसका संबंध आरएसएस से भी है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए, यदि इस वैज्ञानिक का संबंध आरएसएस के अलावा किसी और संगठन से होता, किसी अन्य राजनीतिक दल से होता, किसी विरोधी दल के नेता से होता, तो आज देश में क्या माहौल होता। गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटझंडिस मिलकर एक साथ इसे देशद्रोही घोषित कर देते। अब तक तो दर्जनों बुलडोजर भन भन करके घरों को गिराने चल पड़ते, और गलती से कहीं दूसरे धर्म का मिल जाए तब तो एक साथ देश में करोड़ों मुसलमानों को एक साथ गालियां देनी शुरू हो जाती और कहा जाता कि देखिए, हम तो पहले से कहते थे कि ये सब गद्दार हैं। मगर आज इस मामले
मामले पर चारों तरफ सन्नाटा नजर आ रहा है। गोदी मीडिया के लपटझंडियों से लेकर नफरती गैंग और आईटी सेल तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रहा है। हर तरफ सन्नाटा है और ऊपर वाले लोग तो कभी जवाब देंगे नहीं, देते नहीं है, वहां से तो जवाब की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। एक नजर इन्हें भी देख लीजिए। नाम है यति नरसिंहानंद। एक बार कथित धर्म संसद में इन्होंने कहा कि हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो लोग इस संविधान में विश्वास रखेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जो लोग इस व्यवस्था में, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में और सेना में विश्वास करते हैं वे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। इनके श्रीमुख से निकली हुई बातें एक बार फिर से सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। संविधान इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। जो लोग संविधान में विश्वास करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जो लोग इस व्यवस्था में, इन राजनेताओं में, सुप्रीम कोर्ट में और सेना में विश्वास करते हैं वो सब कुत्ते की मौत मरेंगे। यानी कि आप न सेना में विश्वास करिए, न सुप्रीम कोर्ट में और न देश के संविधान में। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिंहानंद के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नरसिंहानंद ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही थी। नरसिंहानंद पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने संस्थान की महिमा और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित अधिकार को कम करने तथा अपमानजनक बयानबाजी के माध्यम से न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का एक गठित और स्पष्ट प्रयास किया था तथा संविधान और अदालतों की अखंडता पर निराधार हमले की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा है। इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती हैं कि कभी भी कोई भी तथाकथित बाबा खड़े होकर संविधान को अनाप शनाप बोल जाता है। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है तो कोई संविधान को न मानने की बात करता है। मगर सवाल यह है कि जब संविधान को ये नहीं मानते हैं तो भारत में क्यों है? क्योंकि हम भारत के लोग संविधान को दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और जिसने आत्मार्पित किया हो, क्या वो कभी संविधान के खिलाफ जाकर बातें कर सकता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को अपमानित कर सकता है? क्या ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश अदालतों की तरफ से नहीं होना चाहिए? याद करिए, पुलवामा मामले के वक्त जब विपक्षी दलों ने और देश के तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे कि इतना ज्यादा आरडीएक्स पुलवामा तक पहुंचा कैसे, तो इसी गोदी मीडिया ने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को देशद्रोही कहना शुरू कर दिया था कि सेना पर भरोसा नहीं है, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठे, तब भी पूरे देश को, जिसने भी सवाल किया उन सबको देशद्रोही कह दिया गया। लेकिन इस तरह के लोगों को, नरसिंहानंद जैसे लोगों को जो खुलेआम कहते हैं कि मैं संविधान पर भरोसा नहीं करता, सेना पर भरोसा मत करो, इन लोगों को देशद्रोही कहने में बहुत दिक्कत हो जाती है। 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन का प्रचार करने के लिए किया था। अब वाराणसी में स्थानीय प्रशासन की तरफ से इमारत को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। गांधीवादी मूल्यों के प्रचार में लगी सोसाइटी सर्व सेवा संघ की एक इमारत को गिराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने शुक्रवार को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की दलीलों का संज्ञान लेकर कहा कि वो जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हैं कि हम सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हैं और इस बीच ढांचा ढहाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले की तत्काल सुनवाई और इमारत को गिराने के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसे सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि डीएम बनारस को बता दीजिए कि मैं खुद केस को सुनने जा रहा हूं और 10 जुलाई को सुनवाई से पहले कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। उधर तेलंगाना पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री ने वहां की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई है। तेलंगाना की केसीआर सरकार को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार, अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार पहुंच गए हैं। पहले 2 राज्यों के बीच विकास कार्यों में डील होती थी, अब 2 पार्टियों और 2 राज्यों की सरकारों के बीच भ्रष्टाचार को लेकर डील हो रही है। यानी कि केसीआर और दिल्ली में जो कथित शराब घोटाले का मामला है उसको याद दिलाया जा रहा था। अब यह मत पूछिएगा कि केसीआर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4-5 दिन बाद केसीआर के साथ भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों जिस एनसीपी को महाभ्रष्ट बताया गया था पीएम मोदी द्वारा, 4-5 दिन बाद पता चला कि उसी एनसीपी को अपनी सरकार में शामिल किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने केसीआर की सरकार पर और आरोप लगाया कि उन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया है। 3000 के आसपास यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के पद खाली हैं, अन्य सरकारी विद्यालयों में भी 15,000 पद खाली हैं, लेकिन नौकरी नहीं दी जा रही है। अब खबरदार जो किसी ने कह दिया कि केंद्र सरकार के पास लगभग 10 लाख पद खाली है, वहां पर नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है, ये तो सरकारी आंकड़ा है, वो भी साल भर पुराना है, अब तो और ज्यादा पद खाली हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश जहां कथित डबल इंजन सरकार है, वहां पर शिक्षक, पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में पद खाली हैं, वहां पर क्यों नहीं भरा जा रहा है? विपक्षी दलों की सरकारों से सवाल करना, उन्हें घेरना बहुत अच्छी बात है, मगर यह काम तब करना चाहिए जब आपने सब कुछ पूरा कर दिया हो। 2 करोड़ रोजगार हर साल, ये वादा किसका था, किसने किया था? और यदि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया गया होता तो क्या तेलंगाना के नौजवानों को नहीं मिलता? क्या तेलंगाना की उसमें हिस्सेदारी नहीं थी? ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री को तेलंगाना
तेलंगाना के नौजवानों के साथ हो रहे धोखेबाजी याद है, लेकिन पूरे देश के नौजवानों के साथ जो हुआ वो याद क्यों नहीं है? 2 करोड़ रोजगार यदि हर साल दिया गया होता तो अब तक 18 करोड़ रोजगार मिले होते। 18 करोड़ में तेलंगाना को भी 10-20 लाख मिला ही होता। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले रेलवे में भर्ती निकाली गई थी और अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश सरकार की पुरानी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। सोच कर देखिए। अन्य दलों पर सवाल उठाना बहुत अच्छा लगता है यदि खुद की सरकारों पर दाग ना हो और या फिर दाग कम हो तो। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर आए दिन नौजवान प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, कूटे जाते हैं, घर चले जाते हैं। तेलंगाना में भर्तियों में भ्रष्टाचार याद है, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरीके से असली उम्मीदवारों को छोड़कर संघ और भाजपा से जुड़े हुए नौजवानों को नौकरी पर रख लिया गया, क्या यह देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होना चाहिए? तेलंगाना में पीएम मोदी का भाषण सुनकर बीजेपी शासित राज्यों के नौजवान क्या सोच रहे होंगे अपने प्रधानमंत्री के बारे में? ये तो वही बता सकते हैं और आप भी बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।